हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि हम जेईई मेन मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो जैसे थोड़ा हमारे पास क्वेश्चन लेट से आ पा रहा है मित्र, इसलिए हम लेट से दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, एक परफेक्ट सॉल्यूशन हम देंगे। तो जैसा कि 24 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका हो चुका, आज 24 जनवरी वाले सेकंड शिफ्ट का जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे खूबसूरत सवाल। यहां से चलिए स्टार्ट किया जाए। यह सवाल है इंटीग्रेशन, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। यह तो सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। आइए कैसे करेंगे देखते हैं। आप लोग एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पढ़ा जाता है वो फॉर्मूला है 1/√a² माइनस x² का जो इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स x/a, इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, है ना। साइन इनवर्स x/a इसी पर है, ये आराम से बन जाएगा। चलिए तो शुरू करते। सबसे पहले काम करिए, 48 कांस्टेंट है, थोड़ा हम बाहर कर लेते हैं। ये 3√2/4, 3√3/4, ऊपर में 1, नीचे अंडर रूट। इस 9 को चाहे तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 4x² को चाहे तो हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देख लीजिए एकदम फॉर्मूला पर आ गया ये। 48 इंटू a के जगह पर 3 है और x के जगह पे 2x है, तो a² माइनस x², क्या हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x यानी 2x बाय a यानी 3 हो गया। और हमारा जो लिमिट है रख दीजिए 3√2/4 से लेकर के 3√3/4 तक। सर एक छोटा सा समस्या, ये देखिए, हम x जिसको माने हैं उनका कोफिशिएंट है, और इंटीग्रेशन कहता है कि अगर x का कोफिशिएंट कुछ है तो उससे आप डिवाइड भी करो। ठीक है, अब ठीक हो गया। चलिए आइए तो शुरू करें। तो ये हमारा है 24, है ना, और ये है हमारा अपर लिमिट। रखते हैं पहले अपर लिमिट, यहां पर अगर 3√3 रखें तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 इंटू 3√3/4 रखे हैं, और ये 3 पहले से था। फिर माइनस साइन इनवर्स, अगर हम अब लोअर लिमिट रखते हैं तो यहां पर 3√2 रखेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3√2/4, और नीचे में 3 हमारा पहले से है। हो गया। चलिए अपर लिमिट भी रख दी x के जगह पे, लोअर लिमिट भी रख दी। अब सॉल्व कर दीजिए। 2 2 जा 4 और 3 से 3 कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया ये, इधर है बाहर में 24, यहां आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 माइनस √2/2, √2/2। इस 2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे तो एक √2 कैंसिल होकर के साइन इनवर्स कितना बच जाएगा, 1/√2 बच जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट करिए। ये 24, साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए π/3 की इक्वल, यानी 60 डिग्री, और ये 45 डिग्री π/4 की इक्वल। चलिए तो ये 24, इस कैल्सियम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, है ना। 12 2 जा 24, तो ऊपर में आया पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2π। परफेक्ट आंसर, है ना। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये हमारा बन गया। इस फॉर्मूला पर आधारित ये सवाल था। समझ गए क्या? यस सर। नोट जल्दी से किया जाए इसको। तो चलिए बच्चों, अब मुलाकात करते हैं इस सवाल से। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो कैसे हम लोग बात करेंगे इस पर, एक काम करते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट n टर्म्स यानी n क्यूब तक जाएगा। उसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके बना लेंगे।
लेकिन ये जो नीचे वाला है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, इसका फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं। एक काम करते हैं ना, पहले इस नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहां पर रख देंगे और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो एक काम करिए, एक काम, इस नीचे वाले को थोड़ा हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर रहे हैं, करें। आइए, नीचे वाला कितना है हमारा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, इस तरीके से डॉट डॉट एन टर्म्स तक गया हुआ है, याद, टू एन टर्म्स, सही है। चलिए, है ना, एक काम करते हैं, इन सभी टर्म को ऑब्जर्व करके एक जनरल टर्म निकालते हैं। देखिए, इसे हम चाहें तो T1 बोल सकते हैं, इसे हम T2 कह सकते हैं, इसे हम T3 कह सकते हैं, है ना। चलिए, अब इन्हीं सब को देख करके एक जनरल टर्म हम TR निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर उसी में सम कर देंगे, पूरे का वैल्यू निकल जाएगा। देखो, T1 है तो 1 से शुरू हुआ है, T2 है तो 2 से शुरू हुआ है, T3 है तो 3 से शुरू हुआ है, TR है तो कहां शुरू हुआ होगा, R से शुरू हुआ होगा। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, 1 के बगल में 3 है, मतलब 1 के डबल, ध्यान सुनिएगा, 1 के बगल में यहां 3 कैसे आया होगा, 1 का डबल किए होंगे और 1 ऐड कर दिए होंगे, फिर 2 का डबल किए होंगे, 1 ऐड किए होंगे, 3 का डबल किए होंगे, 1 ऐड कर दिए होंगे, तो R है तो R का डबल करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं? यस सर। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2R² प्लस R। अब इसका थोड़ा सम निकाल लिया जाए, तो सम निकाल लेंगे तो सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेकर के n 2R² प्लस R। अब लगाइए फॉर्मूला, सिग्मा जब हम इनको देंगे तो 2 कांस्टेंट है और R² का सिग्मा आप जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय कितना होता है, 6 होता है। फिर प्लस जब R का देंगे तो R का सिग्मा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है, लिख दिए। चलिए, 2 3 जा 6 कैंसिल कर सकते हैं। चलिए, और कुछ होगा, n इंटू n प्लस 1, यहां से एक स्टेप कॉमन ही कर लेते हैं, कितना बचेगा, यहां बचेगा 2n प्लस 1 बाय 3 और ऊपर यहां 1 बाय 2 बचेगा, n इंटू n प्लस 1 कॉमन कर लिए हैं। थोड़ा और एलसीएम ले लीजिए तो n इंटू n प्लस 1, एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 4n प्लस 2 और 2 3 जा 6, इसमें 3 हो जाएगा, यानी कितना वैल्यू आ गया फाइनली, n इंटू n प्लस 1 बाई 6 इंटू 4n प्लस 5। चलिए, ये फाइनल वैल्यू जो है हम इस नीचे वाले का निकाल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नीचे में ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे और उसका सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, देखिए तो कर लिए हैं। ठीक है, हम मिटा के पुट करते हैं, करें, आइए यहां पे पुट करते हैं। चल देखिए, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, आइए देखिए, ऊपर तो क्यूब वाला है तो क्यूब वाले का जानवे करते हैं हम, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है क्यूब वाले का फॉर्मूला, कर दिए। और नीचे वाले का भी हम लाए हैं कितना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 बाय 6 लाए हैं, और इक्वल टू में हमारा 9 बाय 5 है। चलिए, अब हो गया, अब इसको हम मिटा देते हैं। आइए, है ना। चलिए, तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, देखिए, अंदर से n इंटू n प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, तो 2 गो था तो n इंटू n प्लस 1 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 बचेगा ऊपर में, है ना। देख लीजिए, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर होता, तो n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर का एक पार्ट इधर लिख लिए, एक पार्ट यहां पर है, नीचे में 4 तो है ही। ये n इंटू n प्लस 1 4n प्लस 5 बाई 6, अब ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू 9 बाई 5।
हाँ, तो कितना हो जाएगा ये n इंटू एन प्लस 1/4, और ये पलट के लिखा गया तो 6/4n+5 इक्वल टू 9/5। चलिए सॉल्व कर लिया जाए इसको। ये 3 3 जा सॉरी 3 2 जा और 2 2 जा 4 हो गया। फिर ये 3 3 जा 9, ये भी कट जाएगा। कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, नीचे हो जाएगा 8n+10 इक्वल टू 3/5। चलिए तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसका। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 से अंदर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5n² प्लस 5n इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 24n+30। तो ये हो जाएगा 5n² प्लस में इधर आया माइनस में तो 19n बचना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 30 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर दीजिए तो 30 पंचे 150, 150 से 19 आ जाएगा। 35 जा 150, 150 से 19 आ सकता है। 25 6 जा हाँ आ ही जाएगा। तो 5n² माइनस 20, 5n प्लस 6n माइनस 30 इक्वल टू 0। 5n अगर हम कॉमन कर ले तो यहां से हमारा n-5 बचना, यहां से 6 कॉमन कर ले तो n-5 इक्वल टू 0। n-5 दोनों जगह से अगर हम कॉमन कर ले तो यहां से कितना हो जाएगा, 5n प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार ये पार्ट 0 हुआ तो n इक्वल टू 5 आया, और एक बार ये पार्ट n इक्वल टू -6/5। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, इसको छोड़ दो, ये वाला आंसर हो गया। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा ये सम ऑफ स्पेशल सीरीज वाला क्वेश्चन था ये, इसको थोड़ा नोट जल्दी से करिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चले बच्चों एक और बहुत ही बढ़िया सवाल से मुलाकात करते हैं। f ऑफ x का ये वैल्यू दिया हुआ है और इनका हमें वैल्यू पूछा है f ऑफ 1/2023, f ऑफ 2/2003, इसका वैल्यू पूछा डॉट डॉट इस तरीके से। इसका कैसे करेगा, कैसे करेंगे? ठीक है, हमको कुछ रिलेशन लग रहा है यहां पे। एक काम करिए, एक काम करते हैं। हाँ देखिए fx का वैल्यू दिया हुआ है, एक काम करिए आप ना f ऑफ 1 - x निकाल लीजिए। fx का वैल्यू दिया हुआ है, f ऑफ 1 - x निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, x को हटा के क्या है 1 - x रख दिए सब में, तो x को हटा के 1 - x रखिएगा तो यहां भी 1 - x, यहां भी 1 - x, अब बगल में 2। बस कुछ नहीं किए हैं, x को हटा के 1 - x इधर रख दिए। चलिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 4 टू दी पावर 1 और 4 टू दी पावर x, ऐसा कहानी बनेगा। ठीक है, इसको कर लेंगे तो ये 4/4 के पावर x और प्लस 2 बनेगा। चलिए अगर हम एलसीएम ले लें तो 4/4 के पावर x, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये 4 के पावर x और 4 प्लस 2 इंटू 4 के पावर x हो जाना है। ये दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर में 4 है और नीचे में 4 प्लस 2 इंटू 4 के पावर x है। अगर हम ऊपर से अगर ऊपर से क्या 2 कॉमन कर लें, ऊपर अच्छा नीचे से 2 कॉमन कर लेते हैं, नीचे से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 4 कट जाएगा, तो 2 बाय कितना बचेगा, ये 2 प्लस 4 के पावर x। कुछ नहीं किए हैं मित्र, 4 के पावर 1 - x, पावर माइनस में है तो चीजों को डिवीजन में लिख सकते हैं। 4 का पावर 1/4 का पावर x यहां कर दिए, वही काम यहां पर कर दिए। छोटा सा एलसीएम किए तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 4/4 प्लस 2 इंटू 4 के पावर x हो गया। नीचे से 2 कॉमन कर लिए, इस 2 से ये 4 कट गया, तो 2/2 प्लस 4 के पावर x हो गया। मतलब हम देख रहे हैं कि fx बराबर 4 के पावर x अपॉन
4 के पावर x प्लस 2 आया, और f ऑफ 1 माइनस एक्स देख रहे हैं हम, कितना आया 2 अपॉन 4 के पावर x प्लस 2 आया। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दे तो fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स को अगर ऐड करें तो कहानी कैसा बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम तो हमारा 4 के पावर x प्लस 2 हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो 4 के पावर x हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो 2, यानी कितना आ गया 1, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स का जो वैल्यू है 1 आ गया। अब देखिए यहां से बहुत अच्छा कहानी शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला कैलकुलेशन आप लोग समझ चुके हैं, है ना। अब देखो यहां क्या है, डिमांड देखिए, f के एंगल में 1/2023 है। अब क्या करो, ध्यान सुनो, अब क्या करो, इसमें पहला x को हटा के 1/2023 पुट करो तो ये हो जाएगा f ऑफ 1/2023, और अगर यहां पर पुट करोगे 1/2023 तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2022/2023 हो जाएगा। ध्यान दो, हम इसमें x को हटा के कितना पुट किए हैं 1/2023, तो यहां पुट करेंगे तो 1/2023, 1/2023 पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2023 माइनस 1, 2022/2023 आ जाएगा, और इधर तो x है ही नहीं तो इसका वैल्यू 1 का 1 रह जाएगा। गौर से देखिए 1/2023 और 2022/2023 का वैल्यू कितना आ रहा है 1, मतलब दो टर्म को मिला के वैल्यू 1 आ रहा है। मतलब देखिए यहां पे 1/2023 और 2022/2023 इन दोनों को मिला के 1 आया। अगली बार x के जगह पे 2/2023 पुट करते तो इससे पिछले वाला 2021/2023 उसको मिला के 1 आता। फिर x के जगह पे 3/2023 पुट करते तो उससे पिछला वाला 2020/2023 का वैल्यू 1 आता। मतलब समझ रहे हो, 1 से शुरू होके 2022 तक गया है टर्म, और हर एक दो टर्म को मिला मिला के 1 आ रहा है, नहीं, दो टर्म को मिला मिला के 1 आ रहा है, 1 से लेकर के 2022 तक गया हुआ है, और हर एक दो टर्म को मिला के 1 आ रहा है। तो सोचिए, तो हर एक दो टर्म को मिला के 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 से लेकर के 2022 तक का जो सम है 2022 का आधा होगा, है ना। तो रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा 2022 का आधा, यानी 1011। सर नहीं समझे, फिर सुन लीजिए, जब हम x के जगह पे 1/2023 पुट किए तो 1/2023 और 2022/2023 दोनों को मिला के 1 आया, मतलब फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को मिला के 1 आया। उसी प्रकार अगर 2/2023 पुट करते तो इससे पिछले वाला जो 2021/2023 आता, उन दोनों को मिला के 1 आता। मतलब ऐसा समझिए ना, एक एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास A B C D है ना, 4 लोग हैं, A और D को मिला के 1 आ रहा है, B और C को मिला के 1 आ रहा है, तो इसको मिला के 1, इसको मिला के 1, तो फाइनल आंसर कितना हुआ 2। 4 गो टर्म है तो आधा ही आंसर हुआ ना। तो यहां उसी प्रकार से 2 मिला के 1 आ रहा है, और टोटल इसमें 1 से लेकर के 2022 मतलब 2022 गो टर्म है, तो आधा ही आंसर होगा 10 से 11। समझ गए जी सर, नोट जल्दी से इसको कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग मुलाकात करते हैं अगले सवाल के साथ। ये तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे विचार करते हैं। ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, हाँ आइए आराम आराम से सीखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए चलिए हम इसको फर्स्ट टर्म T1 मान लेते हैं, इसको सेकेंड टर्म हम T2 मान लेते हैं, इसको थर्ड टर्म हम T3 मान लेते हैं, है ना।
इसी तरीके से डॉट डॉट ये T30 वाला टर्म है। एक काम करते हैं, इन सभी टर्म को ऑब्जर्व करके सोच समझ करके एक जनरल टर्म निकालने का प्रयास करते हैं, यानी TR। कैसे निकलेगा? देखो ये फर्स्ट टर्म है तो 1 मल्टीप्लाई में कह सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 बना लीजिए। तो फर्स्ट टर्म है तो 1 मल्टीप्लाई 30C1, सेकेंड टर्म है तो 2 मल्टीप्लाई 30C2, थर्ड टर्म है तो 3 मल्टीप्लाई 30C3। इसी पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर ये R टर्म है तो R से मल्टीप्लाई 30CR बोल सकते हैं का होल स्क्वायर। बस अब इसी का हम सम कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। सम यानी सिग्मा लगा देते हैं। तो सिग्मा कहां से कहां लगा दे? R इक्वल टू 1 से लेकर के 30 तक, R इंटू 30CR का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व होगा थोड़ा देखिए, पर ध्यान लगाइए। आइए, सिग्मा R इक्वल टू 1 से लेकर के 30, R इंटू 30CR के होल स्क्वायर को चाहें तो 30CR इंटू 30CR लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब यहां पर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये सब R जो है वो हट सके। कैसे हटेगा देखिए, प्रॉपर्टी होता है ना कि NCR को हम लोग N बाई R इंटू N-1 CR-1 लिख सकते हैं। बस यही वाला प्रॉपर्टी है जी, हाँ अप्लाई कर देते हैं। 30CR को 30 बाय R लिखेंगे तो ऊपर नीचे से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये ऊपर नीचे से 1 माइनस हो जाएगा तो 29CR-1 बचना है। इनटू इसमें क्या करिए ना, देखिए दिमाग लगा लगा के काम कर रहे हैं। इसमें तो हम लगा दिए प्रॉपर्टी, और इस 30CR को कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। NCR को NCN-R भी तो लिख सकते। यस सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस 30CR को क्या करिए, 30C 30-R लिख लीजिए, हो गया। अब ये R से ये R कैंसिल हो गया, है ना। चलिए ये वाला 30 बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है। अंदर में कितना बच जाएगा? R इक्वल टू 1 से लेकर के 30, अंदर में 29CR-1 इंटू 30C 30-R हो गया। चलिए आइए आगे क्या करें सर, आइए 30। अब सिग्मा थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, तो सिग्मा ब्रेक करेंगे तो R का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। चलिए तो R का वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करेंगे, यहां R का वैल्यू 1 पुट करके तो ये 0 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा। मतलब 29C0 इंटू 30C29 हो जाएगा, प्लस R का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। 29C1 इंटू 30C28 हो जाएगा। इसी प्रकार जब R का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहां 2 हो जाएगा और यहां पे 27 हो जाएगा। तो 29C2 इंटू 30C27। इसी तरीके से डॉट डॉट लास्ट में जब R के जगह पे 30 पुट करेंगे तो ये 29 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मतलब 29C29 इंटू 30C0 हो जाएगा, है ना। चलिए अब इस टाइप का पैटर्न तो पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन था। क्या था पैटर्न देख लीजिए। ऊपर का सम 59 59 59 59 सब में आ रहा है, और नीचे का सम 29 29 29 29 सब में आ रहा है। तो ट्रिक बता दिए हैं कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट में ऊपर का सम हर एक टर्म में सेम हो,
और नीचे का टर्म हर एक टर्म में सेम हो तो डायरेक्ट इसका आंसर कर लीजिए। ऊपर का सम कितना आ रहा है 59, नीचे का सम कितना आ रहा है 29, वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। टोटल सब में 59 59 59 ऊपर का सम आ रहा है, नीचे का 29 29 29 29 सब में आ रहा है। तो ट्रिक है कि ऊपर का सम और नीचे का सम लिख लीजिए, सिंपल। अब इसको सॉल्व करें। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में यही चीज जो है इनके बराबर दिया हुआ है, यही चीज जो है क्वेश्चन में इसके बराबर दिया है, मतलब हमने इनको सॉल्व किया तो इतना आया। अब क्वेश्चन के अनुसार यही चीज इसके बराबर दिया है ताकि हम t निकाल सके। तो चलिए ना, हम क्वेश्चन के अनुसार जो है इसको कितना की इक्वल कर देते हैं, t इंटू 60c 30 की इक्वल कर देते हैं। सॉल्व करिए तो क्या होगा, चेक काम करिए। ये 30 है, ये 59c 29 है इक्वल टू t। अच्छा, इसे 60c 30 में ये वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो यानी इसको 60 बाय अगर 30 लिखेंगे तो ऊपर नीचे से एक कम करना पड़ेगा, 59c 29 करना पड़ेगा। अब देख लीजिए ये और ये कैंसिल हो गया, फिर कितना आ गया, यहां से t का वैल्यू निकाल ले तो यहां पर हम t निकाल देते हैं। बताइए कितना हो जाएगा यहां पर t का वैल्यू, यहां 30 बच गया और उस तरफ कितना बचा, उस तरफ बचा है कितना 32 जा मतलब 2t बचा। तो देयरफॉर t का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आंसर, है ना। सिंपल हो गया, समझ रहे हो। जल्दी से इसको नोट करिए तो चलिए बच्चों अगले सवाल से मुलाकात करते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया कि इफ A इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनांट टू द पावर 12 टू द पावर 4 इक्वल टू 12 टू द पावर 4 है, तो हमें इसका वैल्यू पूछा गया है। ये कुछ ज्यादा ही अच्छा सवाल है, मतलब आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आप लोग जानते होंगे कि 3 बार मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के जब डिटर्मिनांट निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनांट टू दी पावर n-1 का होल क्यूब 12 टू दी पावर 4। कंफ्यूज मत करिएगा, यहां पर होल क्यूब होता है। डिटर्मिनांट ऑफ ए, n का मतलब ऑर्डर हमारा 3 है, तो 3 - 1 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा 12 टू दी पावर 4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना बचेगा, ये डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से 8 हटेगा तो उधर 8 रूट चढ़ जाएगा और 8 हमारा इवेन है तो प्लस माइनस दोनों में चढ़ेगा। 12 टू दी पावर 4 का होल पावर 1/8 समझिए, रूट का मतलब पावर रेसिप्रोकल हो जाता है। 8 इवेन है तो इवेन रूट चढ़ने से प्लस माइनस दोनों लगता है ना, इसलिए हम प्लस माइनस लगाए हैं यहां पे। चलिए आप कहोगे सर रूट तो आपका दिख नहीं रहा है, मित्र हम रूट को पावर के फॉर्म में लिख दिए हैं। चलिए 12 के पावर 4 हो गया। अच्छा इसको कैंसिल कर दीजिए ना, कितना हो जाएगा ये 12 2 जा 4 2 जा 8, तो प्लस माइनस कितना बचा 12 का पावर 1/2 मतलब 12 का रूट। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस माइनस 12 का रूट कितना होता है 2√3 आ जाएगा। हो गया, मतलब यहां से हमें डिटर्मिनांट ऑफ ए मिल गया। अब यहां पर पहुंचते हैं हम लोग, आइए चलिए हमें किसका मॉड निकालना, डिटर्मिनांट निकालना है। डिटर्मिनांट ए का इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप लोग पढ़े हैं यह भी एक मैट्रिक्स है, यह भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जब डिटर्मिनांट निकाला जाता है तो आप डिटर्मिनांट को सेपरेट कर सकते हैं, इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनांट है जिसे हम लोग 1/डिटर्मिनांट ऑफ ए लिखते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है। और ये एडजॉइंट का डिटर्मिनांट है जिसे हम लोग डिटर्मिनांट टू दी पावर n-1 लिखते हैं। हो गया,
चलिए, तो 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए, सब प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है सब। ए इनवर्स के डिटर्मिनांट को 1 बाय डिटर्मिनांट लिख सकते हैं, क्योंकि पावर बाहर करिएगा तो डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर -1 बचेगा, तो 1 बाय डिटर्मिनांट लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनांट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनांट टू द पावर n-1, जहां पर n हमारा ऑर्डर है, तो ऑर्डर हमारा 3 है, यहां पर रखेंगे तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का स्क्वायर बचेगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर डिटर्मिनांट ऑफ ए आएगा, और डिटर्मिनांट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ चुका है, +-2√3 आंसर आएगा फाइनली। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड था, आसान क्वेश्चन है जी। नोट जल्दी से इसको करिए। अगला एक बहुत ही खूबसूरत सवाल से आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही ज्यादा वाला बढ़िया। देखिए हमें क्वेश्चन में समझिए एक तरीके से कंडीशन दिया है कि इतना इक्वल टू 0 है, और यहां से जो भी थीटा का वैल्यू निकलेगा वो 0 और 2π के बीच होना चाहिए, और यहां से जो भी थीटा आपको मिलता है उसी थीटा को यहां पे रख करके, है ना, मान लीजिए थीटा का 2 वैल्यू निकला, तो दोनों वैल्यू पर साइन थीटा प्लस π/4 का स्क्वायर सॉल्व करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। इसका मतलब यही हुआ, मतलब थीटा का जो भी वैल्यू आपको मिलता है उसको इसमें रख करके सबको ऐड कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहां से पता करना पड़ेगा कि थीटा का वैल्यू क्या क्या हमें मिलेगा, है ना। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल। तो आइए ये कंडीशन लेके बढ़ते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, tan पाई cos थीटा प्लस tan पाई साइन थीटा इक्वल टू 0, है ना। आइए ये हो जाएगा tan पाई cos थीटा, ये प्लस में उधर ले जाइए माइनस में, तो ये माइनस tan पाई साइन थीटा हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा tan पाई cos थीटा। अब बच्चों यहां थोड़ा गौर से देखिए, तो अगर हम इस पूरे को थीटा समझ ले तो ये माइनस tan थीटा हो जाएगा, और माइनस tan थीटा को आप चाहते हैं तो tan पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan पाई माइनस थीटा नहीं पाई साइन थीटा, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा दिए, इस पूरे को थीटा माने तो माइनस tan थीटा आ गया, और माइनस tan थीटा को tan पाई माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं। यस सर लिख सकते हो। आइए अब गौर से थोड़ा देखिए, इस पूरे को फिर से थीटा समझिए और इस पूरे को अल्फा समझिए, है ना। तब आपको एक फॉर्मूला याद आएगा ट्रिगो में, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, tan थीटा इक्वल टू, अगर tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। मतलब अगर हम इस पूरे को थीटा मान लें, इस पूरे को अल्फा मान लें, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा का वो फॉर्मूला, थीटा थीटा मतलब पाई cos थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मतलब पाई माइनस पाई साइन थीटा तो लिख ही सकते हैं। और यहां पर n जो है आपको पता होना चाहिए, n हमारा इंटीजर होता है। चलिए सॉल्व कर लिया जाए। एक काम करिए, सब में पाई से डिवाइड करिए, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई, सॉरी पाई तो कैंसिल हो गया ना, तो n बचेगा, यहां 1 बचेगा, और यहां पर माइनस साइन थीटा बचेगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा इधर आएगा तो प्लस में, यानी cos थीटा बट्टे कितना आ जाएगा, तो सॉरी cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर n+1 हो जाएगा। ये माइनस में इधर प्लस में आएगा। अब हम एक काम करते हैं, हमें क्वेश्चन में इनका वैल्यू निकालना है, मतलब साइन थीटा प्लस π/4 का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं, 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से, 1/√2 से। तो यहां पे करेंगे तो ये 1/√2 cos थीटा, यहां पर करेंगे तो ये 1/√2 साइन थीटा,
और इसमें अगर हम 1/√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो n प्लस 1/√2 हो जाएगा। सर ऐसा करने से फायदा, बहुत ही खूबसूरत वाला फायदा है यहां पर मित्र। देख लीजिए आप क्या फायदा है। देखिए इस 1/√2 को हम चाहे तो sin π/4 लिख सकते हैं, बगल में cos थीटा है, प्लस इस 1/√2 को चाहे तो हम cos π/4 लिख सकते हैं, बगल में sin थीटा है, इक्वल टू n प्लस 1/√2 है हमारा। ठीक है, अब आप गौर से देखिए तो sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है, मतलब sin a प्लस बी यानी π/4 प्लस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू कितना n प्लस 1/√2, है ना। हमें sin π/4 प्लस थीटा का फॉर्मेट लाना था, हो गया। अब हमको यहां से sin π/4 प्लस थीटा का वैल्यू निकालना है और सबको ऐड करके बाद में सबको ऐड स्क्वायर करके ऐड कर देना है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां तक सब लोग समझ चुके हैं। अब यहां से वैल्यू निकालते हैं sin π/4 प्लस थीटा का, फिर उसको स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। तो इनका वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा वाला आसान। तो क्या करेंगे, है ना, हम यहां पर n का वैल्यू पुट करेंगे। n इंटीजर है ना, तो n का वैल्यू 0 1 2 3 यही सब पुट करके देखेंगे, -1 -2 -3 यही सब पुट करके देखेंगे, देखते कि इसका वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। लेकिन ये चीज करने के लिए एक छोटा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां गौर से देखिए, यहां पर इस जगह पे, थोड़ा सा इस जगह पे, है ना, आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा यहां से हिंट देते हैं आप लोग को। हम लोग जानते हैं कि एक cos थीटा प्लस b sin थीटा वाले फॉर्मेट का मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² के बराबर होता है और मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b² के बराबर होता है। यहां अगर देखें हम तो cos का कोफिशिएंट हमारा 1 है, sin का कोफिशिएंट हमारा 1 है, मतलब a के जगह पे 1 और b के जगह पे भी 1, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू a के जगह पे 1 b के जगह पे 1 अगर हम रखें तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है फिलहाल इस केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू √2 के बराबर और मिनिमम वैल्यू -√2 के बराबर आ जाएगा। मतलब हम वहां जो n का वैल्यू पुट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि cos थीटा प्लस sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू √2 है, ये रिजल्ट √2 से बड़ा ना हो सके, और cos थीटा प्लस sin थीटा का मिनिमम वैल्यू जो -√2 है, तो ये रिजल्ट कभी भी -√2 से छोटा ना हो सके। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, समझे। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को रिलेट करना पड़ेगा, है ना। आइए तो क्या करें, चलिए शुरू करते हैं। याद रखना है cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू √2 से बड़ा नहीं होना चाहिए और -√2 से छोटा नहीं होना चाहिए, वही यहां पर n रखेंगे हम। चलिए सबसे पहले हम n के जगह पे 0 पुट करके देखते हैं। अगर n के जगह पे 0 पुट करेंगे तो n के जगह पे यहां रखे, देखिए यहां n के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, अब 1 √2 से बड़ा होता नहीं है, इसका मतलब हम यहां n का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। देखिए कर यहां रहे हैं और रिजल्ट वहां पे लिख रहे हैं, मतलब sin π/4 प्लस थीटा का एक वैल्यू जो है n बराबर 0 पुट करने से 1/√2 आ गया। अब देखते हैं कि n का वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, यहां पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 √2 से बड़ा होता है, तो n का वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते। जब n का वैल्यू 1 नहीं ले सकते तो 1 से बड़ा तो कुछ ले ही नहीं सकते। अब कुछ छोटा आइए, है ना, n का वैल्यू 0 हो गया, 1 रख नहीं सकते, 2 रख नहीं सकते, माइनस में रख के देखते हैं। चलिए n का वैल्यू अगर माइनस में रख के देखें -1, तो -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा
और 0 जो है वो √2 से बड़ा भी नहीं होता और -√2 से छोटा भी नहीं होता। इसका मतलब हम n का वैल्यू -1 भी पुट कर सकते हैं, है ना। कोई भी वैल्यू मैक्सिमम √2 से बड़ा और -√2 से छोटा नहीं आना चाहिए यहां पर पुट करने से। चलिए तो कितना हो जाएगा ये, तो sin π/4 प्लस थीटा बराबर, अगर हम यहां पर -1 पुट करते हैं, अच्छा थोड़ा गड़बड़ नहीं हो गया लगता है यहां इस केस में। हाँ सर 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 1/√2 से मल्टीप्लाई इधर भी किए थे, 1/√2 से मल्टीप्लाई इधर भी किए थे, है सही है, सब लोग सही, कैलकुलेशन सही है ना। कैलकुलेशन एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए, तो कैलकुलेशन में कहीं पर भी समस्या नहीं है सर, ठीक है। आइए चलिए -1 पुट करते हैं यहां पे, तो -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 + 1 0 और 0/√2 0 आ जाएगा, है ना। चलिए हमने n का वैल्यू -1 भी पुट कर लिया। चलिए अब n का वैल्यू -2 रख के देखिए, तो -2 रखेंगे तो -2 + 1 -1 भी अभी कंट्रोल में है, तो हम पुट करके देख लेते हैं, पुट n बराबर -2, तो अगर -2 पुट करेंगे तो sin π/4 प्लस थीटा का जो वैल्यू है यहां से कितना आ जाएगा, -2 पुट करेंगे तो -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1/√2 मिलेगा, यहां से -1/√2 मिलेगा। चलिए बच्चों, रुकावट के लिए खेद है ना, कुछ ना कुछ बीच में होते ही रहता है। अच्छा ठीक है सर, बना दो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आइए, तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं कि sin π/4 प्लस थीटा हम लोग कहा n का वैल्यू -2 तक पुट कर चुके थे, है ना। चलिए अब n के बाद -2 पुट करने के बाद -3 नहीं ले सकते, क्योंकि -3 + 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा और -2 -√2 से छोटा हो जाता है। मतलब हम यही दो वैल्यू जो है, एक बार n बराबर 0 से काम चला सकते थे, ये आंसर आया था, और एक बार n बराबर -1 से काम चला, ये आंसर आया, और एक बार n बराबर -2 से काम चला, ये आंसर आया, है ना। अब इन्हीं तीनों का स्क्वायर करके हमें आंसर लाना है, तो कैसे आएगा, चलिए थोड़ा इसको नोट कर सकते हैं क्या। हाँ सर, आइए देखिए क्या करेंगे, थोड़ा यहां पर ना आपको विचार करना पड़ेगा। आइए, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। आइए, जैसे आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। जैसे ये देखिए, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं, इस पर मतलब sin π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 1/√2 है, इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। और एक बार 0 पे तो चर्चा छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 0 लेके क्या करिएगा, उसको कितनों बार ऐड करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार sin π/4 प्लस थीटा इक्वल टू -1/√2 पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उतना अगर थीटा निकालने जाइएगा तो टाइम थोड़ा लग सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको रूल बता रहे हैं। एक बात सोच के देखिए, हमको sin थीटा प्लस π/4 का ही स्क्वायर करना है, तो कहोगे सर sin π/4 प्लस थीटा का तो वैल्यू आ चुका है, इसका स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा ना। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, क्या सर, आपको यह बात ध्यान रखना चाहिए कि साइन के एंगल में ऐसा नंबर, साइन के एंगल में ऐसा दो वैल्यू रखाएगा जहां पर 1/√2 होता है साइन का वैल्यू। सर ये क्या बोल रहे हो जी, थोड़ा सोच समझ के देखिए, बात थोड़ा तगड़ी कर रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, और साइन का वैल्यू पॉजिटिव दो जगह पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है। मतलब इस पूरे का पूरा जो वैल्यू है, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी हो सकता है
और सेकंड क्वाड्रेंट का भी एंगल हो सकता है। सोच लीजिए, थोड़ा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। साइन का वैल्यू यहां प्लस में आया है और साइन का वैल्यू प्लस दो जगह पे होता है। 0 से 360 के बीच ऑप्शन है ना हम लोग के पास, तो 0 से 360 के बीच साइन का वैल्यू प्लस दो जगह पे होता है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। मतलब साइन का ये एंगल जो है 1/√2 दो जगह ला के देगा। मतलब π/4 प्लस थीटा का दो वैल्यू पॉसिबल है जहां पर 1/√2 होगा, है ना। आप ये मिस्टेक कर दिए होंगे कि साइन π/4 प्लस थीटा का वैल्यू 1/√2 आया, इसका वैल्यू 1/√2 आया, ऐड कर दिए होंगे, आंसर 1 आ गया होगा। कितना 1/2 मतलब आंसर 1 आ गया होगा, खत्म हो गया होगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए था कि यहां पर आंसर क्या होगा, है ना। आइए विचार कर लेते एक बार फिर से। साइन का एंगल, साइन का वैल्यू प्लस में है तो साइन का वैल्यू प्लस में दो जगह पे हुआ होगा, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। इसका मतलब 1/√2 जो है वो दो बार आया होगा, 2 टाइम्स, है ना। ट्रिक लगा रहे हैं, 1/√2 जो है वो 2 टाइम्स आया होगा। अरे कोई भी एंगल देख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर आप -1/2 ले लीजिए, तो साइन थीटा का वैल्यू -1/2 दो बार होता है। कहां कहां, एक बार थर्ड में भी हो सकता है और एक बार फोर्थ में भी हो सकता है, दो प्रकार का एंगल हो सकता है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी थीटा वैल्यू पॉसिबल है, हर एक थीटा पर से वैल्यू साइन थीटा प्लस π/4 का निकालिए और उसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो भाई इसका तो दो जगह पे पॉसिबल है, इसका मतलब 1/√2 दो बार आएगा, तो दो बार स्क्वायर करके ऐड करेंगे। उसी प्रकार यहां भी साइन का वैल्यू माइनस दो जगह पे होता है, थर्ड में और फोर्थ में, यानी 1/√2 भी कितनी बार आएगा, दो बार आएगा, वो दो बार आएगा, है ना। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर जो है हमारा, क्वेश्चन बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4 का ऐड करो, तो 1/√2 का स्क्वायर अब प्लस 1/√2 का स्क्वायर दो बार करना पड़ेगा क्योंकि दो जगह पे आने वाला है। और उसी प्रकार -1/√2 का स्क्वायर और -1/√2 का स्क्वायर भी हमें दो बार करना पड़ेगा। मित्र इस पे द्वारा ज्यादा सोचने की जरूरत जरूर है। आप सोच के देखिए कि साइन का वैल्यू प्लस 0 से 360 के बीच दो जगह पे होता है, इसलिए हम इसे दो बार लिखे हैं। और यहां साइन का वैल्यू माइनस भी दो जगह पे होता है, इसलिए हम भी इसको दो बार लिखे हैं। और यहां क्वेश्चन में साफ बोला है कि थीटा का जो जो वैल्यू संभव है, हर एक जगह से इसका वैल्यू निकाल के ऐड करना है। इसका मतलब ये वैल्यू दो बार पॉसिबल था तो दो बार स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये वैल्यू भी दो बार पॉसिबल है तो दो बार स्क्वायर करके ऐड करेंगे। आइए कितना हो जाएगा ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो फाइनल आंसर ऊपर में हो जाएगा 4, नीचे में हो जाएगा 2, यानी आंसर हो जाएगा फाइनली 2 इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन था। जल्दी से इसको नोट किया जाए तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो ये क्या कह रहा है। ठीक है, कहता है कि वी हैव फॉलोइंग डिजिट्स, हमारे पास कुछ डिजिट दिए हुए हैं। हाउ मेनी नंबर्स मोर देन 7000 कैन बी फॉर्म व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब कह रहा है कि इन सभी डिजिट से 7000 से बड़ा, 7000 से बड़ा कितना नंबर बना सकते हैं, लेकिन यह भी बोला है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो पहले तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि 7000 से बड़ा नंबर कितने कितने डिजिट का हो सकता है। तो पहले आपके पास कितने डिजिट है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है और 7000 से बड़ा चाहिए। तो 7000 से बड़ा दो डिजिट का नंबर हो सकता है, दो टाइप का। एक तो 4 डिजिट वाला नंबर और एक 5 डिजिट वाला नंबर। दो डिजिट मेरे कहने का मतलब दो टाइप का,
7000 से बड़ा नंबर जो है 4 डिजिट वाला भी हो सकता है और 5 डिजिट वाला भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम 4 डिजिट वाला की बात करें, अगर हम 4 डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकलेगा। तो 4 डिजिट है, इसका मतलब हम 4 गो बॉक्स बनाएंगे। 7000 से हमें बड़ा करना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जो डिजिट है 3, 5, 6, 7, 8 में क्या क्या रखें। पहला प्लेस पर हम 7 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं ताकि 7000 से बड़ा हो जाए। पहला प्लेस को भरने का 2 तरीका है। हमारे पास टोटल 5 डिजिट थे, 1 डिजिट यहां पर कोई खर्च हुआ होगा तो 4 बचा होगा, यहां पर 3 बचा होगा और यहां पर 2 बचा होगा। तो इस केस में टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए कितने, 2 × 4 × 3 × 2, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, दूनी 24, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 1 यहां पे खर्च हुआ होगा, बचा होगा 4, 4 में से 1 खर्च हुआ होगा, बचा होगा 3, 3 में से खर्च हुआ होगा, बचा होगा 2 में, दे यहां से 48 आ गया। सही है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ठीक है। अब हमारे पास 5 डिजिट का भी नंबर बनेगा, 5 डिजिट नंबर भी बनेंगे, 5 डिजिट नंबर्स भी बनेंगे जो 7000 से बड़ा होगा। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5 को बॉक्स बना लेते हैं, 1, 2, 3, 5। अब 5 सोचो, ये 7000 है, खुद 4 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट का कोई भी नंबर इससे बड़ा ही होगा। यानी पहला बॉक्स पर तो हम कुछ भी भर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पहला बॉक्स पर तो हम 5 में से कुछ भी भर सकते हैं। फिर यहां पे 4 आ जाएगा, फिर यहां पर 3 आ जाएगा, फिर यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। यानी इस केस में टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 120 हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर जो पूछ रहा था, है ना। तो 5 डिजिट का 120 हुआ और 4 डिजिट वाले कितने हो गए, 48, यानी कितने हो जाएंगे, 168। यानी 168 ऐसे नंबर होंगे जो 7000 से बड़ा होगा। जी सर, जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन बुक को बनाते हैं। आइए, क्वेश्चन में बोला है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन का जो शुरू से 3 टर्म है उनके कोफिशिएंट का सम 376 दिया हुआ है। तो कहता है इस एक्सपेंशन के x के पावर 4 का कोफिशिएंट निकालिए। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये जो एक्सपेंशन है x माइनस 3/x² का होल पावर n, है ना। इसका फर्स्ट 3 टर्म निकालते हैं, फर्स्ट 3 टर्म का कोफिशिएंट निकालते हैं, उनको इसके बराबर करते हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म लिखिए, लीजिए ना झट से। कैसे लिखिएगा, आराम से लिख लीजिए जल्दी से। इसको एक्सपेंड करिएगा तो ये 0 से शुरू होगा, है ना। मतलब NC0 सेकंड के पावर में 0, अब फर्स्ट के पावर में दोनों का डिफरेंस यानी x का पावर कितना हो जाएगा, ये n-0, है ना। सेकेंड टर्म में 1 आएगा यानी NC1 माइनस 3/x² का पावर 1, और सेकेंड फर्स्ट के पावर में दोनों का डिफरेंस यानी n-1। फिर थर्ड टर्म में NC2 माइनस 3/x² का पावर 2, अब फर्स्ट के पावर में दोनों का डिफरेंस n-2। हमें सिर्फ कोफिशिएंट की बात करनी है, तो कोफिशिएंट यहां पर NC0
1 होगा, और -3 के पावर 0 ये कुछ भी होगा तो 1 ही है, मतलब यहां से 1 आएगा कोफिशिएंट। सिर्फ कोफिशिएंट की बात करना है, वेरिएबल वाला पार्ट हम छोड़ रहे हैं। NC1 का वैल्यू यहां से n हो जाएगा इनटू -3 के पावर 1 यहां से -3, यानी यहां कितना आ जाएगा -3n आ जाएगा कोफिशिएंट। चलिए अगर यहां की बात करें तो NC2 को कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r2, और यहां -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। थोड़ा अगर इसको सॉल्व कर ले, ये n इंटू n माइनस 1 के बाद n माइनस 2 कट जाएगा, और नीचे में 2 इंटू 9, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर में आपको 9n स्क्वायर माइनस 9/2, है ना। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्हीं तीनों का जो सम है दिया है, यानी 1 माइनस 3n इसका प्लस इसका 9n स्क्वायर माइनस 9/2 का वैल्यू दिया है 376। चलिए सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 6n प्लस 9n स्क्वायर माइनस 9/2 इक्वल टू हो जाएगा 376। चलिए अगर हम सॉल्व करते कितना आ जाएगा ये 9n स्क्वायर, अच्छा यहां पर 9n होगा, सॉरी, है ना, 9n से मल्टीप्लाई 9n होगा, यहां पे 9n होगा, यहां पे 9n। सर कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। चलिए आइए, तो ये -15n हो गया, +2 हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 दूनी 14 1 15 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कितने हो जाएंगे 9n स्क्वायर माइनस 15n, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -750 बराबर 0। सब में से 3 कॉमन कर लीजिए, मैं तो सब में 3 से डिवाइड करिए, तो 3n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 250 बराबर 0, है ना। चलिए फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 से 5 आ सकता है क्या, 750 से 5 आ सकता है क्या, देख लीजिए तो फैक्टराइज करके, 25 तिया 75, 750 से 5 आएगा, कैसे आएगा, कर लेते फैक्टराइज ना। फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 15, फिर 5 से करेंगे तो 3, है ना, 125 दूना, हाँ ठीक है सही है। तो क्या क्या कर सकते हैं बताइए, 5 25 दूना 50 और 15 नहीं हो सकता, 5 कितना हो जाएगा ये 5 25 और 5 दूना 25 30 हो सकता है, चलिए हो जाएगा, यानी 3n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 25n माइनस 250 बराबर 0। थोड़ा इधर हम ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, हाँ सर दिखाई दे रहा है, लेकिन उस कोना से थोड़ा बाहर जाओ, हाँ यही हम बाहर जाते हैं, इधर थोड़ा मिटा देते हैं, इधर तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, आइए चल देखिए उसको थोड़ा इधर लाके सॉल्व करते हैं, वहां से हमें n का वैल्यू मिलने वाला है, फिर जो पूछा था वो हम लोग फाइंड करेंगे। थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, है ना। चलिए कितना हो जाएगा, इन दोनों में से अगर हम 3n कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा, ये n माइनस 10 बचेगा, इन दोनों में से 25 कॉमन कर लेते हैं तो फिर से n माइनस 10 बचेगा इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, ये n माइनस 10 कॉमन कर लिए तो यहां से कितना बचा 3n प्लस 25 इक्वल टू 0। यहां से n का वैल्यू हमें 10 मिला और यहां से हमें n का वैल्यू -25/3 मिला, और आपको पता है ये वाला तो पॉसिबल है नहीं, यानी फाइनली हमारा n का वैल्यू निकल गया। अब जो हमारा एक्सपेंशन हो गया वो कैसा हो गया, अब हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा x - 3/x² का पावर 10।
अब इस एक्सपेंशन में हमसे x के पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा था, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम x के पावर 4 का कोफिशिएंट निकालेंगे। थोड़ा जल्दी से नोट कर लिया जाए तो ठीक है। कैसे करेंगे, आइए तो हम क्या करते, इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करते तो फटाफट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक्सपेंशन में कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा जनरल टर्म। तो टी आर प्लस जनरल टर्म एन सी आर बी टू दी पावर आर ए टू दी पावर एन माइनस आर होता है। चलिए एन के जगह पर 10 है तो 10 सी आर, बी मतलब सेकंड वाला मतलब -3/x² का पावर कितना हो जाएगा आर, ए मतलब फर्स्ट वाला यानी x का पावर कितना हो जाएगा ये 10 - r। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 10 CR इंटू ये हो जाएगा -3 का पावर r, ये हो जाएगा x का पावर 2r, और यहां बगल में x का पावर कितना हो जाएगा ये 10 - 2r 10 - r, मतलब 10 CR -3 का पावर r, डिवीजन में बेस सेम तो पावर माइनस, यानी x का पावर कितना आ जाएगा 10 - 3r। अब इसी पावर को क्या करिए, पुट कर दीजिए। 10 - 3r को कितना के बराबर पूछा था जी, 4 के बराबर ना, तो 4 के बराबर पुट कर दीजिए, यानी यहां से कितना आ जाएगा 3r = 6 आ जाएगा, यानी r = हमारा 2 आ जाएगा। r2 आ गया, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोफिशिएंट, तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट तो r का वैल्यू 2 इसमें पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 10C2 इंटू -3 का पावर 2, तो 10C2 का वैल्यू फैक्टोरियल n -r इंटू r, ये कितना हो जाएगा 9। चलिए 10 को तोड़ेंगे तो 10 गुना 9 के बाद 8 कट जाएगा, यहां पे 2 बगल में 9, तो 2 से 5 कटा, कितना आ गया 81, 81 पंचे होता है 405 आंसर। मतलब देखिए बन गया क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा था कि इस एक्सपेंशन का शुरू का जो 3 टर्म है उनके कोफिशिएंट का सम 376 दिया था। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को लगा के n निकाले, फिर n का रख दिए, और फिर तब क्वेश्चन में बोला था कि इस एक्सपेंशन में x के पावर 4 का कोफिशिएंट बताइए। तो सबसे पहले क्या कि इस एक्सपेंशन का हम जनरल टर्म लिखे, फिर x के पावर को सॉल्व किए और x का जो भी पावर आया उसको हम 4 के बराबर किए, क्योंकि हमें x के पावर 4 का ही कोफिशिएंट पूछा था। हमने इसको 4 के बराबर किया, यहां से r मिला और वापस r का वैल्यू इसमें हम पुट कर दिए तो हमें कोफिशिएंट मिल गया। ये आप ऐसा बाइनोमियल में करते होंगे, जरूर करते होंगे, सही है। जल्दी से इसको नोट किया जाए। तो चलिए बच्चों मुलाकात करते इस सवाल के साथ, है ना। चलिए क्या है, जैसे जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन उसे मतलब कॉन्सेप्चुअल के आधार पे बहुत ही हार्ड नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हम थोड़ा हो सकता है तेजी तेजी में आपको बता दिए हूं, आपको हमको पता है कि आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ रहा होगा, इतने भी तो हम लोग कैलकुलेशन वीक वाले स्टूडेंट नहीं ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है समझिए। कहता इफ 1 अर्न कंटेन्स 7 रेड एंड 3 ग्रीन। ये तो हम बोर्ड वाले क्वेश्चन में भी करवा चुके हैं कि एक अर्न यानी कलश है जिसमें 7 गो रेड बॉल है और 3 गो ग्रीन बॉल है, ठीक है। एक दूसरा है जिसमें 3 रेड है और 2 ग्रीन है, और एक तीसरा अर्न है जिसमें लैम्डा रेड है और 2 ग्रीन है। उसके बाद कहता है कि इन तीनों में से किसी एक, लिखा है ना 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द अर्न। इन तीनों में से किसी एक अर्न से एक बॉल निकाला जाता है, और कहता है वो बॉल जो है वो रेड निकल जाता है, और रेड निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया हुआ है, तो कहता है लैम्डा निकालिए।
ये तो बेस थ्योरम से पहले का जो टॉपिक है जिसे हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं उसी पर आधारित है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा वाला। चलिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है दिया हुआ है 0.6। तो हम लोग रेड कैसे निकालेंगे? हम लोग तो सबसे पहले बैग चुनेंगे। तो हमारे पास 3 बैग है, तो फर्स्ट बैग होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सेकंड बैग होने की 1/3 और थर्ड बैग होने की भी 1/3। फर्स्ट बैग में रेड होने की 7/10 प्लस सेकंड बैग में रेड होने की 3/5 और थर्ड बैग में रेड होने की λ/2 प्लस लैम्डा आई इक्वल टू कितना है 0.6। 0.6 बोले तो 6/10। ये तो सिंपल है, पहले बैग चुने और बैग का रेट देख लिए, हो गया। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7/30 प्लस 1/5 प्लस लैम्डा बट्टे कितना 6 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू कितना 3/5 है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कितना हो जाएगा? ये लैम्डा अपॉन 6 प्लस 3 लैम्डा बराबर इधर 3/5 है, प्लस में उधर गया माइनस में 7/30, ठीक है। ये प्लस में उधर गया माइनस में 1/5। चलिए, तो ये लैम्डा अपॉन 6 प्लस 3 लैम्डा है ना, 6 प्लस 3 लैम्डा। चलिए यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा एलसीएम। तो 5 6 जा तो 18, 7 और 5 6 जा तो ये 6। तो लैम्डा अपॉन 6 प्लस 3 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 13, यानी 13 13 13 18। तो कितना बचेगा? 5/30 यानी 1/6। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 6 लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 6 प्लस 3 लैम्डा, प्लस में इधर आया माइनस में, तो ये बचेगा 2 लैम्डा बराबर 6। देयरफॉर लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 3। आंसर है ना। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये तो हम बोर्ड में भी जो PYQ ट्राई करवाए हैं उस पर भी ढेर सारी इसी टाइप का क्वेश्चन सब था। जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए।